हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRJ GS सेंटर। आज 6 मई 2021 है और आज के करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो चाहे वो वर्ल्ड से रिलेटेड हो, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनने वाले हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको करेंट अफेयर्स साथ ही स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार बना के नोट कर लें। ये यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या है? बाबर आजम और फ़खर जमान, ये दोनों को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अब ये दोनों किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये लोग अपने पड़ोसी जो चिरकुट है पाकिस्तान, वहीं के लोग दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं ये लोग। अब प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया इन दोनों को। तो अब प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड होता क्या है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है ये जनवरी 2021 से शुरू किया गया है। 2021 से शुरू किया गया है और इसके जो पहले विजेता थे वो थे ऋषभ पंत, जो कि भारत के हैं। ऋषभ पंत को इस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पहली बार इन्हीं को दिया गया था जनवरी 2021 में। तो इम्पोर्टेंट है, जो पहला अवार्ड मिला इसलिए ये खासकर इम्पोर्टेंट होता है। अब ये जो प्लेयर ऑफ द अवार्ड है इसे देता कौन है, इसका सिलेक्शन कौन करता है? तो ये अवार्ड ICC के द्वारा दिया जाता है और इसका जो चुनाव होता है, जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड का चुनाव होता है, इसे एक स्वतंत्र मतदान समिति के द्वारा कराया जाता है। स्वतंत्र मतदान समिति, जो कि उसमें कुछ पूर्व क्रिकेटर होते हैं, कुछ पत्रकार होते हैं, कुछ प्रसारणकर्ता चैनल वाले होते हैं। ये सब मिलकर इस प्लेयर ऑफ द मंथ के जो अवार्ड का जो प्लेयर हैं उसके नॉमिनेट करते हैं और उसे ये अवार्ड ICC के द्वारा दिया जाता है। अब ये ICC के द्वारा दिया जाता है। अभी ये जो पुरुष वर्ग है वो बाबर आजम और फ़खर जमान को दिया गया। अब जो महिला वर्ग है उसमें कि जो एक मेगन सट और एलिसा हेली, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन दोनों का नाम नॉमिनेट किया गया है। और एक लीग कस्परेक, ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। ये तीनों महिलाओं का भी नाम प्लेयर ऑफ द मंथ में महिला वर्ग में सूचित किया गया है इन लोग का। ठीक है। अब ये जो महिला और पुरुष दोनों को अवार्ड जो देने का काम कौन करता है? ये ICC करता है। अब ICC क्या है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये पूरे विश्व में जितने भी क्रिकेट से संबंधित टूर्नामेंट हैं सारे के सारे का देख रेख कौन करता है? ये ICC करता है। सबका बॉस कौन है? ये ICC है। तो ICC के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब ICC का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1909 में हुआ था इसका स्थापना। और इसका जो वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? जॉर्ज बर्कले इसके वर्तमान में कौन है? चेयरमैन है। और इसका CEO पूछा जाता है। इसका CEO कौन है? मनु साहनी है, जो कि भारत की है। मनु साहनी। अब इसका हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका है जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। दुबई UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में ये दुबई है, वहीं इसका ICC का क्या है? हेडक्वार्टर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट बन सकते थे सारे हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है, हाल ही में किस बैंक को सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधक नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? A, IDBI को। IDBI बैंक को सरकार के द्वारा इसे रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के लिए, इसे हस्तांतरण के लिए इसे मंजूरी दिया गया है IDBI को। अब ये IDBI बैंक क्या होता है? अब IDBI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में ये सहयोग करता है। मतलब भारत में जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो खाद्य का रिलेटेड हो, रसायन का हो या लौह उद्योग हो, सारे के सारे उद्योगों को ये आर्थिक रूप से ये ऋण देने का काम IDBI ही करता है। ये जितने भी भारत में बड़े बड़े बैंक है, इंडस्ट्री हैं, उनको ये ऋण देने का काम करता है IDBI। अब IDBI देता है तो अब IDBI के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। तो IDBI का जो गठन हुआ था ये 1 जुलाई 1964 को हुआ था। अच्छा, यहाँ जितना भी मैं फैक्ट बताता हूँ इसे सारे फैक्ट को आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करना ज़रूरी है। क्योंकि जो
पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आप पसीने से एक बार नहा लीजिए, आपका इतिहास बदल जाएगा। यानी आपके नाम के सामने जो बेरोजगार है वहाँ से बे हट जाएगा, आप रोजगार हो सकते हैं। तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। चलिए, तो इसका जो गठन कब हुआ था, 1 जुलाई 1964 को हुआ था। अब इसका IDBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हेडक्वार्टर पूछा जाता है। ये कहाँ है, मुंबई में है, मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो MD और CEO हैं ये कौन है, राकेश शर्मा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी किसी संस्था का या किसी भी नाम का अगर चर्चा होता है तो आपको उसका पूरा इतिहास आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्या बनेगा, ये किसी को नहीं पता है। अब इस IDBI जो बैंक है इसमें केंद्र सरकार और LIC इन दोनों का जो शेयर है कुल 94% शेयर इन दोनों बैंकों का है। मतलब इन दोनों का, एक केंद्र सरकार का और LIC का, इन दोनों का इस IDBI का जो बैंक है इसमें 94% जो हिस्सेदारी है एक केंद्र सरकार और LIC का है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए SIDBI है जो कि इसी IDBI का छोटा भाई है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इसी का ये छोटा भाई है। ये क्या करता है, ये जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं भारत में, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको ये ऋण देने का काम कौन करता है, ये SIDBI करता है। ये अब मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि SIDBI का हेडक्वार्टर हमेशा पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में, क्योंकि जितने भी भारत में बैंक है उसके मोस्टली बैंकों का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, मुंबई में है। लेकिन एकमात्र बैंक है SIDBI जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। इसलिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अब एक ऑप्शन यहाँ नाबार्ड लिखा हूँ। नाबार्ड क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये भी। इसका जो गठन हुआ था ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था। ये इसका ये डेट पूछता है, डेट के साथ आपको याद होना चाहिए। और इसका काम क्या है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लोन है उसे ये पास करता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत और ब्रिटेन ने कब तक द्विपक्षीय व्यापार दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी हाल ही में 4 मई 2021 को भारत और ब्रिटेन के बीच में एक समझौता हुआ था, वर्चुअल बैठक हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इन दोनों के बीच में एक रोड मैप 2030 तैयार किया गया। रोड मैप 2030, इसी रोड मैप के तहत इन लोगों ने 2030 तक दोनों के बीच में जो व्यापार है उसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट करके जरूर लिखें। चौथा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रफुल्ल चंद्र पंत। इन्हें अभी हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया है। तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष थे वो HL दत्तू थे, जो कि 26वें नंबर के हैं इस राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष, और उनके बाद पिनाकी चंद्र घोष बने थे। अभी वर्तमान में कौन है, ये प्रफुल्ल चंद्र पंत को कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष करता क्या है, जैसे भारत में या कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ जाति, लिंग या राष्ट्रीयता या भाषा, धर्म, ये सब के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना करे। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसकी जो रक्षा करने का कार्य ये राष्ट्रीय मानवाधिकार करता है। ये जो जितना भी मानवाधिकार से संबंधित बातें हैं ये सरकार तक ही अपनी बात को रखता है, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाता है, फिर सरकार के माध्यम से उसका अधिकार का हनन होने से बचाया जाता है। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब इसका जो अध्यक्ष होते हैं इसका जो कार्यकाल पूछा जाता है, इसका जो कार्यकाल होता है ये 3 साल के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए होता है, या तो 70 वर्ष की आयु तक। जो व्यक्ति जो अध्यक्ष के बने हैं वो 70 वर्ष तक की आयु तक इसके अध्यक्ष के कार्य पे रह सकते हैं, या 3 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद करिए। अब इसका जो गठन हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका गठन कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को गठन हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC इसको शॉर्ट में कहा जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है ये। अब यहाँ पास ऑप्शन में मैंने
एक NK सिंह, HL दत्तू के बारे में बता दिया मैंने, जो कि ये 26वें नंबर के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। अब NK सिंह हैं। NK सिंह कौन है? ये भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये रेखा शर्मा, ये कौन है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ये रेखा शर्मा। ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5वां क्वेश्चन, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 4 मई। 4 मई को हर साल विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी लोगों को अस्थमा बीमारी से के खिलाफ लोगों को जागरूक करना ही इसका उद्देश्य होता है। अब इस बार का जो अस्थमा दिवस का जो थीम था, क्या था? अस्थमा की गलतफहमी को उजागर करना। इस बार का थीम था अस्थमा की गलतफहमी। इसे आप नोट कर लें, गलतफहमी, क्योंकि थीम पूछा जाता है को अस्थमा की गलतफहमी को उपचार करना, उजागर करना, उजागर करना। ठीक है, ये 4 मई का मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। अब मैंने ऑप्शन में 1 मई और 3 मई लिखा है। अगर आप मेरा डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे तो आपको इन दोनों डेट का पता होगा कि इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं। तो 1 मई को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से एक फैक्ट और मैंने आपको बताया था कि जो भारत की जो प्रेस स्वतंत्रता है उसमें भारत की जो रैंक है वो 142वां रैंक आई थी विश्व प्रेस सूचकांक में। तो आप इसे भी याद करिए। ये सारे के सारे मैंने प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, तो आपको यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ ताकि बार बार चीज़ें करने से आपको आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर क्या है? ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लिया। तो अब मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते समय इन्हें जो शपथ दिलाने का काम किया, कौन किया? तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने इन्हें शपथ दिलाया। अब पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर थे वो कौन है? तो वो हैं जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ वहाँ के वर्तमान में गवर्नर। इन्हीं ने ममता बनर्जी जी को शपथ दिलाने का काम किया। अब पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री के रूप में ये इन्हें चुना गया है। तो पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा का सीट था वो कितना था, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि चर्चा में तो पूछा जाएगा। 294 सीट वहाँ का विधानसभा का सीट है, जिसमें से 147 का बहुमत लाना था, जो कि इनको ममता बनर्जी की जो पार्टी है TMC तृणमूल कांग्रेस, ये कुल 211 सीटों पे इन्होंने जीत हासिल की। ठीक है, अब विधानसभा का सीट तो 294 था। अब वहाँ का लोकसभा का भी सीट आपको पता होना चाहिए। लोकसभा का सीट कितना है? 42 है। और राज्यसभा का सीट कितना था? 16 था। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ममता बनर्जी हैं, ये इनका जो चुनावी क्षेत्र था वो नंदीग्राम था, जहाँ से ये चुनाव हार चुकी हैं। उसके बावजूद ये मुख्यमंत्री के पद का ग्रहण किया। मतलब ये 6 महीने के अंदर में फिर से इनका चुनाव होगा। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल का बात आया है तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने पहले ही के वीडियो में बताया है कि जो कि कलकत्ता के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्ति हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उनका नाम क्या था? न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी राज्य का चर्चा हो तो उससे रिलेटेड जितने भी करंट के क्वेश्चन है सबको आप रिवाइज कर लें। इससे आपकी याद करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है और चीज़ें आपको जल्दी याद भी हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में छुछुंदर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में एक छुछुंदर की नई प्रजाति का खोज किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। अब ये अंडमान निकोबार में खोज किया गया तो आपको अंडमान निकोबार के बारे में सब पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अंडमान और निकोबार, इसके बीच में एक चैनल है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो चैनल है ये 10 डिग्री का चैनल है। ये हमेशा पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार के बीच में कितने डिग्री का चैनल है, तो 10 डिग्री का चैनल इनके दोनों के बीच में बनता है, जो कि ये
अंडमान है और ये निकोबार, इनको अलग करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है अंडमान निकोबार से कि भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान के ये मध्य अंडमान में है, जो कि उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पे बैरन ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है। और यहाँ एक नारकोंडम भी है लेकिन वो अभी सक्रिय नहीं है वो, ठीक है। तो बैरन का आपको याद होना चाहिए। अब लक्षद्वीप का अंडमान निकोबार का जिक्र हुआ तो अंडमान निकोबार में 3 फैक्ट और इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लें। यहाँ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ के 3 द्वीपों का जो नाम चेंज कर दिया गया है, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वो नाम को मैं जल्दी बोल देता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर लें। रॉस द्वीप का जो नाम है उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कर दिया गया था। और एक नील द्वीप है, नील द्वीप, उसका नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। और एक हैवलॉक द्वीप है, उसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है, ठीक है। जब भी किसी टॉपिक से रिलेटेड जितने फैक्ट आप इंस्टेंट याद कर सकते हैं वो रिवाइज कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको ये जीके और करंट में इम्प्रूवमेंट के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं, 2 से 3 सेकंड लगेगा। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कौन सा जानवर कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है? तो इसका सही आंसर जो भी है आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, नहीं तो अगले वीडियो में देने का ज़रूर कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट करंट अफेयर्स का वीडियो पाने के लिए। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।